गुड इवनिंग सर। बैठिए। जी। अब हाँ, अभी जॉब में हैं आप? जी ठीक है। तो क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब में रहना ज़्यादा अच्छा है या प्राइवेट जॉब में रहना अच्छा है? सर, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका किस दिशा में रुझान है। जैसे गवर्नमेंट जॉब के अपने पर्क्स हैं, तो आपको वैसी ज़िम्मेदारियाँ भी मिलेंगी। तो अगर आप वो ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, तो बिल्कुल आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। और वहीं अगर आपका जैसे देखा जाए तो निजी जॉब प्राइवेट जॉब की बात करें सर, तो वहाँ पे प्रोग्रेस ज़्यादा जल्दी रहता है। तो अगर उस दिशा में आपका रुझान है, तो वो जॉब ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके। तो अभी जो आपका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में, तो वो बाकी जो आपके साथी हैं, कॉलीग्स हैं और जो आपके बॉस हैं, आपको लगता है कि महिला को ध्यान में रखते हुए उनका व्यवहार है? बिल्कुल सर। और सरकार की ओर से ऐसा कुछ प्रावधान भी है वहाँ पर वर्क प्लेस में? हाँ सर, वैसे तो जो सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस जो एक्ट है, वो तो हर जगह लागू है ही। हम्म। और हर जगह उसका पालन भी किया जाता है सर। और इसके अलावा सारे जो कलीग्स हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल सही रहता है। अच्छा। कभी ऐसा सब नहीं लगा कि महिला होने के नाते आपको कुछ कमतर काम दिया जा रहा है, या माना जा रहा है कि इनको टू द पॉइंट वाला काम दे दो, बाकी डिसीजन मेकिंग वाला कोई काम आपको नहीं सौंपा जाता? सर, जॉब के दौरान तो अभी तक ऐसी कोई घटना जो है वो सामने मेरे नहीं आई है। हम्म। जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है, बराबर का ही रहा है सर। अच्छा, आपको सारे काम पुरुषों की तरह सौंपे गए हैं? बिल्कुल सर। ओके, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में यदि हम महिलाओं से संबंधित कुछ स्कीम समझना चाहें हेल्थ को लेकर, महिला स्वास्थ्य को लेकर, तो उन स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे? सर, एक तो दाई दीदी योजना है, हम्म। जिसमें जो महिलाएं हैं उनको शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, उसके तहत उनको भी सुविधाएं प्रदान प्रदान की जा रही है। यहाँ के जो सारे स्टाफ हैं वो महिलाएं हैं। तो ऐसी बातें जो जनरली महिलाएं दूसरों को खुलकर नहीं कह पाती हैं, वो यहाँ पर उनको कहते ज़्यादा बेहतर तरीके से बनता है। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी स्कीम्स हैं? फिलहाल तो मुझे यही याद आ रहा है सर। अच्छा, ये याद आ रहा है। अच्छा, SAI का फुल फॉर्म समझ में आता है क्या? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर। और क्या है? सर सर यही याद आया है अभी। अच्छा, यही याद है। ठीक है। यदि हम अकाउंटेंट जनरल के बारे में जानना चाहें, तो बताएंगे उनके बारे में? सर, अकाउंटेंट जनरल बेसिकली देखा जाए तो एक संवैधानिक पोस्ट है, जो महालेखाकार जो है उनको कहा जाता है सर। इनका जो मुख्य कार्य जो रहता है, जो सारे राज्य हैं, ये बेसिकली सीएजी हैं, उनके बिहाफ में सब राज्य में काम करते हैं। राज्य के लिए अलग अलग एजी का प्रावधान होता है, वो वहाँ कार्य करते हैं। इनका जो मुख्य काम जो रहता है, वो राज्य की जो वित्त व्यवस्था है, उनका निरीक्षण या उनका जो निगरानी है वो रहता है सर। उनको मासिक उस जो कार्यालय है वहाँ पे उनको मासिक हमारी ओर से दी जाती है जानकारी, सारे जो छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग हैं उनके द्वारा। और वो उन्हीं के हिसाब से ऑडिट वगैरह जो है वो किया जाता है। हम्म। अभी जो आपकी जॉब है वो तो बढ़िया चल रही होगी, जी सर। तो फिर डिप्टी कलेक्टर बनना है या DSP, क्या सोचा आपने? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, कोई विशेष कारण? सर, अकाउंट ऑफिसर जॉब बहुत अच्छी है सर। पर उसका एक जो फील्ड वाली जॉब ये नहीं है सर। और मुझे हमेशा से, जब से मैंने तैयारी शुरू की थी, मुझे फील्ड वाली जॉब में ही जाना था सर। हम्म। तो वो एक ज़रूरी था सर। वो जो एक्सपोज़र है, वो मुझे डिप्टी कलेक्टर एज़ वो चीज़ वहाँ मिलेगा सर, इसलिए मैंने फील्ड में सोचा क्या था। विशेष आपको नजर आता सर, क्वेश्चन समझ नहीं है? पाई। फील्ड में जब आप सोचते हैं कि फील्ड जॉब में जाना है, तो उसमें विशेष बात क्या है? सर, वहाँ पे लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, हम्म। वो विशेष बात होती है। उनसे डायरेक्ट उनके मतलब जो चैनल के थ्रू जो समस्याएँ हैं वो जानने का मौका ना मिल के, वहाँ पे डायरेक्ट उनका जो ग्रास रूट लेवल पे जो समस्या है वो जानने का मौका मिलता है। अच्छा, जैसे समस्याएं कुछ बता पाएंगे आप ग्रास रूट लेवल वाले? सर, जैसे अब अगर शिक्षा की अगर बात करें सर, तो अगर आप ग्रास रूट लेवल पर जाएँगे या गाँव स्तर पे अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल में गाँव में अभी कई गाँव में 5वीं तक की स्कूल है, वहाँ पे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं उनके स्कूल नहीं है। तो इसकी वजह से लड़कियाँ जो हैं वो जनरली स्कूल छोड़ देती हैं, जाती नहीं हैं। या फिर शौचालय या पुस्तकालय जैसी जो चीज़ें होनी ही चाहिए, वो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं होती हैं सर। ये सब आप गाँव में जाओगे, आपको तभी पता चल पाता है कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, क्योंकि देखा जाए तो प्रावधान तो किया गया है सर, पर एक्चुअल में कई जगह ये चीज़ लागू नहीं हुई है।
हम्म। अच्छा, ताइवान जो है चाइना का पार्ट है या नहीं? सर वैसे तो पार्ट है, पर पूर्णतः वो पार्ट नहीं है सर। उनका जो, सर इस बारे में बाद में अच्छे से बताऊँ। अच्छा, अभी पढ़ाई नहीं हुई जी है। सर। सर पूछेंगे। आप अकाउंट्स ऑफिसर हैं और अभी डायरेक्टरेट में पोस्टेड हैं। जी क्या काम आपको वहाँ बता रहे हैं अभी देखने के लिए? सर, फिलहाल तो हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। जैसे अलग जो एज अ अकाउंट ऑफिसर हम लोग को हमें सारे डिपार्टमेंट में काम करना रहता है। तो अभी जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। पीएफएमएस के बारे में कुछ सुना है जी आपने? सर। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम सर। ये जो भारत सरकार है उनके द्वारा लागू किया गया है। ये जो CSS मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं सर, उनके लिए लागू किया गया है। बेसिकली इसका जो काम मेन जो लाने का कारण था वो बेसिकली पारदर्शिता ही लाना था। जैसे कि जो सरकार जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होते हैं, उनमें कुछ पैसे राज्य के होते हैं और कुछ पैसे केंद्र भी देता है। तो इसके ज़रिए सरकार निगरानी करती है कि क्या जो सरकार केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है वो अभी किस स्तर पर पहुँचा है, वहाँ पे उसका कितना उपयोग किया गया है और वहाँ पे राज्य सरकार ने कितना अपना योगदान दिया हुआ है। यहाँ पे एक SNA का सिस्टम भी है सर, जैसे सिंगल नोड एजेंसी कहा जाता है। जो केंद्र सरकार जो है हर एक जो जो पर्टिकुलर स्कीम है, उसके लिए हर एक स्टेट के लिए एक सिंगल नोड एजेंसी बनाती है। वो एजेंसी के पास ही केंद्र सरकार के सारे पैसे आएँगे और उसके बाद जो नीचे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो रहती है वो जिला भी हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकता है, गाँव भी हो सकता है, कोई स्कूल भी हो सकता है। इस तरह की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है। ये एजेंसी जो होती है वो ज़ीरो बैलेंसिंग एजेंसी होती है। बेसिकली बैलेंस इनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इनको एक लिमिट दी जाती है कि आप यहाँ तक क्या खर्च कर सकते हैं। और ये जो पीएफएमएस सिस्टम है, इसके थ्रू जो केंद्र सरकार है वो जान सकती है कि ये एसएनए लेवल पर है पैसा अभी, या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा इसका एक्चुअल में उपयोग किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कितनी स्कीम है इसमें पीएफएमएस में? सर एग्जैक्टली तो मुझे याद पता नहीं है सर, पर ये 23-24 से ज़्यादा है। 125 स्कीम है। कितना बजट होगा? बजट का भी सर एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं। 1.25 करोड़। छत्तीसगढ़ को पीएफएमएस लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? सर जो जो मेन दिक्कत जो आ रही है सर अभी यही है कि डिजिटल रूप से जो हर जो संस्था है वो अपने सारे कार्य को उस रूप से ढाल नहीं पाई थी सर। तो एक तो वो समस्या आ रही है, कुछ जगह तो ये किया जा चुका है और कुछ जगह ये नहीं हो पाया है। और दूसरी समस्या सर ये भी आ रही है कि एक दो स्कीम ऐसे भी हैं जहाँ राज्य सरकार के द्वारा पैसा नहीं दे पाया गया है अभी तक। तो वो जो चीज़ है उसके लिए भी वहाँ पे एक समस्या आ रही है। जैसे आप बोले कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट का रहता है, कुछ सेंटर का भी रहता है। कुछ स्कीम ऐसी भी हैं जो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। तो क्या वो पीएफएमएस में लाना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? सर उसको ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि वो केंद्र के थ्रू ही होना रहता है, तो राज्य सरकार का ऐसा पीएफएमएस में केवल और केवल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए है। डीबीटी की क्या पोजीशन है छत्तीसगढ़ में? सर सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझ डीबीटी ये पीएफएमएस से, हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिट ट्रांसफर। जी सर। सर एक्चुअली मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। ओके, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे पीएफएमएस वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है डीबीटी, जी यानी कि जिसने मजदूर ने काम किया है जी या जिस सप्लायर ने मटेरियल सप्लाई किया है, सीधा उसके खाते में पैसा पहुंच जाए। बीच जी में मतलब कोई मिडिलमैन ना हो या बीच में इस तरह का ब्लॉकेज ना हो कि वहाँ से पैसा स्टेट को आया, स्टेट से फिर डिपार्टमेंट को गया, डिपार्टमेंट से फिर डिस्ट्रिक्ट को आया, डिस्ट्रिक्ट से फिर ग्राम पंचायत में आया। तो वो पूरा ब्लॉकेज खत्म करके वो सीधा ग्राम पंचायत को देंगे और ग्राम पंचायत से खाते में चला जाएगा। तो डीबीटी को लागू करने में क्या दिक्कत है छत्तीसगढ़ में? क्या क्या डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पा रहा है या कुछ हर्डल्स हैं? सर हर जगह नहीं हो पा रहा है। जैसे मनरेगा में तो हो गया है, लेकिन जैसे और जो अन्य है जो डायरेक्ट व्यापारियों को देना है, वहाँ पे सर प्रॉब्लम आ रही है। बीइंग डिप्टी कलेक्टर, सपोज आपको डिप्टी कलेक्टर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है और किसी जिला में आपको पोस्ट किया गया है,
जैसे अभी कुछ नए जिले भी बने हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ आपको पोस्ट किया गया है। तो आप ऐसी बेसिक 5 चीज़ एक कॉमन छत्तीसगढ़ के लिए क्या देखती हैं जहाँ पे वर्कआउट की ज़रूरत है? सर सबसे पहला तो शिक्षा का क्षेत्र है सर, दूसरा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, तीसरा जो महिला सशक्तिकरण है वो आ जाएगा सर। और जो बाकी तो चीज़ें जो है वो मैं सर जगह के हिसाब से डिसाइड करूँगी। जैसे अगर मोहल्ला मानपुर की बात करेंगे तो वहाँ नक्सलवाद है, वो एक समस्या बन के उभर के आएगा। और सर जो मनेनगढ़ और जनकपुर क्षेत्र है सर, वहाँ पे जो संरचना है वो समस्या आएँगी, सड़क जो सुविधाएँ हैं वो। क्या आपको लगता है कि जो आपने 5 वर्कआउट बताए हैं, ये बीइंग डिप्टी कलेक्टर करोगे या बीइंग जनपद सीईओ करोगे? सर दोनों के रूप में काम करने का मौका मिलेगा सर। एज़ अ बीइंग जनपद सीईओ अगर मैं रहूँगी, तो वो ग्रामीण क्षेत्र उनके लिए हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर शहरी क्षेत्रों की बात आ जाएगी या तहसील स्तर पे अगर बात करेंगे सर या जिले स्तर पर, तो एज़ अ डिप्टी कलेक्टर वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिलेगा। डिप्टी कलेक्टर का क्या रोल है एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट के अंदर? सर रोल सच एज़ डिफाइन नहीं है, लेकिन हर प्रकार के कार्य जो हैं वो ये कर सकते हैं। वो सभी कार्य जो शासन इन्हें सौंपे वो सारे काम ये कर सकते हैं सर। या डिप्टी कलेक्टर एसडीओ फॉरेस्ट बन सकते हैं? हाँ सर। सॉरी सर इस बारे में जानकारी नहीं है। बेसिकली डिप्टी कलेक्टर आपकी पोस्टिंग है। इनिशियली जो है 2 साल आपको जनपद सीईओ रखने का प्रोविज़न था, जिसका काफ़ी विरोध हो रहा है। सपोज आप डिप्टी कलेक्टर भी रहते हैं, जब आप जिला में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ सब डिविजन्स रहती हैं, है ना? वहाँ पे कलेक्टर के प्रसाद पर्यंत आप एसडीएम रह सकते हो। यदि आप एसडीएम नहीं हो तो आप कलेक्ट्रेट कंपोजिट बिल्डिंग में, जो कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसमें से कुछ शाखाएं आपको आवंटन कर दी जाती हैं, जिसके आप वहाँ पे ओआईसी के तौर पे काम करोगे। यानी कि उस कंसर्न डिपार्टमेंट का जो सब डिवीजन लेवल ऑफिसर है ना, वो अपनी जानकारी जो कंपाइल करके भेजेगा, उस जानकारी का अप्रूवल के लिए आप फाइल पुट अप करोगे कलेक्टर साहब के पास, और जब उसका अप्रूवल मिल जाएगा तो उसी प्रोसेस से वो नीचे चैनलाइज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज डिप्टी कलेक्टर तो आपका कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर्स के अलावा, है ना? जब आप एसडीएम रहोगे तब डेफिनेटली रहोगे, है ना? लैंड डाइवर्जन के केसेस रहते हैं, कास्ट रिलेटेड केसेस रहते हैं, और बहुत सारे सिविल कोर्ट के केसेस रहते हैं, वो आप हैंडल करोगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक तरफ आपके पास फाइनेंशियल पावर है एज अकाउंट्स ऑफिसर, क्योंकि जो ये पीएफएमएस लाया जा रहा है, अभी मैंने आपको स्कीम्स और बजट के बारे में बताया। फिर दूसरा, फ्यूचर में प्रमोशंस की जब बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 15% जो कोटा होता है वो नॉन डिप्टी कलेक्टर्स का होता है, जो आईएएस ऑफिसर्स बन सकते हैं। अभी वर्तमान में हमारे कैडर में इतने सारे डिप्टी कलेक्टर्स हो गए हैं कि आई हैव डाउट वो कभी आईएएस अवार्ड भी हो पाएगा उन लोगों को। तो आप इतना ग्लैमरस जो है करियर छोड़ के जॉब क्यों स्विच करना चाहती हो, जो कि ग्रेड पे भी सेम है? सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था सर, मैं ग्राउंड रूट लेवल पे जो वहाँ से ही काम करना चाहती हूँ, और एज अ अकाउंट ऑफिसर जनरली वो मौका मुझे नहीं मिलता। और जो आप बात कर रहे थे जैसे नॉन आईएएस ऑफिसर के रूप में जाने का, तो सर वो टाइम काफ़ी लगेगा उसके लिए जाने में। आप डेपुटेशन पे भी जा सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। जी सर। ठीक है, अच्छा। अब आप मेरे को ये बताइए, एनजीजीबी क्या है छत्तीसगढ़ में? एनजीजीबी सर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, हाँ ये जो है स्वराजी ग्राम योजना है जो उसके तहत चलाया जा रहा है। बेसिकली जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण छत्तीसगढ़ है, उसके 4 जो मुख्य स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभ को आइडेंटिफाई करके सर उसको अलग-अलग तरीके से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। नरवा के अंतर्गत जो नहर नहीं जो नालियाँ हैं, उनको पुनर्भरण का या पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। नरवा फिर गरवा की बारी आती है तो वो भी ग्रामीण संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, और उनके संरक्षण के लिए जो गोठान है उनके माध्यम से उनका संरक्षण की बात करी जा रही है। नरवा गरवा फिर घुरवा की बारी आती है, तो सर आजकल जैसा कि देश में भी जैविक कृषि की बात चल रही है, तो उस दिशा में ध्यान देने के लिए बारी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये बारी जो है वैसे छोटे स्तर पे स्टार्ट किया जा रहा है कि गाँव जो रहते हैं, वहाँ पे जनरली घर के आस-पास छोटे-मोटे कुछ ना कुछ जगह रहती है जिसको बाड़ी कहा जाता है। तो वहाँ पे आप अपनी जो एटलीस्ट जो आपका रोज़ाना यूज़ का ज़रूरत का जो सब्ज़ी भाजी वग़ैरह वो आप उगा सको।
और उसके बाद फिर घुरवा, सॉरी मैंने बारी को पहले किया। और घुरवा जो है वो जैविक खाद के बारे में बात करता है कि आपका जो भी घर का कंपोस्ट खराब चीज़ें आ रही हैं उसका, या जो जैविक चीज़ें हैं उनसे आप खाद बना सकते हैं। उसी खाद का प्रयोग आप बारी में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गौठान के थ्रू भी सर गोबर है उसके तहत भी ये कंपोस्ट खाद बनाने की बात। नाडेप जो टैंक होता है और वर्मी कंपोस्ट का जो टांका होता है, इसमें क्या अंतर है? और इस तरह मुझे भी ध्यान नहीं है। आपको इन चारों में सबसे सक्सेसफुल कौन सा लग रहा है? नरवा, गरवा, गुरवा, बारी, इन चारों में अभी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा रहा है पिछले 4 सालों में? सर सबसे ज़्यादा तो अभी जो गरबा जो कार्यक्रम है गौठान के थ्रू वो ज़्यादा सक्सेसफुल। मेरी राय में नरवा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। नरवा का बेसिकली फॉरेस्ट एरिया में और नॉन फॉरेस्ट एरिया में दो कंपोनेंट हैं। फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका नोडल है और नॉन फॉरेस्ट एरिया में उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या समझिए कि पंचायत डिपार्टमेंट मेनली उसका जो है नोडल है। तो हमारे पूरे स्टेट में जो हमने सैटेलाइट सर्वे करवाया है 30,000 नरवा आइडेंटिफाइड हुए हैं और फेज वाइज हम साल दर साल उसको ले रहे हैं। और आप देखेंगे पिछले 4 सालों में जो छत्तीसगढ़ में हमारे ऑलमोस्ट 20,000 गांव हैं, 60,000 तालाब हैं और नरवा का जो बेसिक जो थीम है, क्या थीम है नरवा की बेसिक थीम? सर पुनर्जीवन जो प्रदान करना है सर। रिचार्ज एंड इरीगेट। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्राउंड वाटर टेबल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहां अक्टूबर नवंबर तक बारिश के 2 महीने के बाद पानी खत्म हो जाता था, अभी वो पानी मार्च अप्रैल तक जाने लगा है। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन में तो नरवा ज़्यादा सक्सेसफुल है। जो गरवा है, गरवा में अभी भी हम जो है प्रोग्रेसिव स्टेज में हैं, हम फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, घुरवा, गुरवा में बहुत शानदार प्रोग्रेस रही है स्टेट में। ठीक है, और बारी, बारी तो ट्रेडिशनल हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें हम सिर्फ वैल्यू एडिशन इस स्कीम के माध्यम से कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे ही कोई एक स्कीम आप सजेस्ट करिए गवर्नमेंट के लिए, बीइंग पार्ट ऑफ सिस्टम। आप कोई एक स्कीम सजेस्ट करिए गवर्नमेंट को, आगे कौन सी स्कीम के साथ आना चाहिए? सर पर्यटन की ओर मेरा इसकी ओर जो ध्यान रहेगा, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, विलेज जो टूरिज्म रहता है सब उसमें ध्यान देंगे। ठीक, स्पोर्ट्स अभी अपडेटेड हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? ठीक है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भूमिका दिखती है स्पोर्ट्स में? कुछ हैं 2-4 बिल्कुल नेशनल सर, लेवल पर? आकर्षि कश्यप जी हैं जो बैडमिंटन से हैं सर। क्या उपलब्धि रही उनकी? हाँ सर, जो नेशनल लेवल पे उनकी रैंकिंग शायद नंबर 1 रही हैं वो। हम्म, और सर अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने जो विश्व लेवल की चैंपियनशिप है उनमें अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो खेली है। हम्म। अभी स्पोर्ट्स में इंडिया क्या कर रहा है? कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन टीम? सर अभी एशिया कप चल रहा है। एशिया कप चल रहा है, कहाँ पर हो रहा है? लेकिन कोई बात नहीं। आपकी हॉबी क्या रही है? सर छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना और सिखाना। अच्छा, व्यंजन बनाना और सिखाना सिखाना। अच्छा, सिखाती भी हैं आप? सर यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, आपका अपना चैनल है? जी। तो गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद भी आप वहाँ एंगेज हो पा सर रही हैं? अभी कम हो गया है काफ़ी। कम हो गया। अच्छा, क्या लगता है छत्तीसगढ़ के व्यंजन को हम हेल्दी मान सकते हैं? बिल्कुल सर। किस सेंस में? सर अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यंजन की बात करें, फरा कहें, चीला कहें, कोई भाजी वगैरह की अगर बात करें सर, तो इनको बनाना एक तो बहुत आसान रहता है। इनमें अपने मूल रूप में ही ये रहती हैं और ज़्यादा जो तेल मसाला इनकी ज़रूरत इन पर पड़ती नहीं है। आज के समय में अगर देखें तो हेल्दी डाइट की सबसे ज़्यादा बात की जाती है जहाँ मिर्च मसाला नमक कम लगे, हम्म, और ये तीनों चीज़ आपको बिल्कुल छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम जो व्यंजन है वहाँ दिखाई देती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कुपोषण का स्तर देखा जाए, है ना, पोषण का स्तर तो बहुत कम है महिलाओं में विशेषकर, तो उसके क्या कारण होंगे? सर बेसिकली ये सोच इसका मेन रीज़न है कि हमेशा से यही सोच रही ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली ये सोच रहती है कि घर में अगर कोई खाना है तो वो खाना सबसे पहले घर का बड़ा या पुरुष सदस्य जो वो व्यक्ति जो कमाने जाता है वो व्यक्ति पहले आए, उसके बाद जो बच जाएगा वो महिला खाएगी सर। और वहाँ से महिला और महिला से फिर वो बच्चे वो वैसे चले आ रहे हैं। तो चेंज हो गया, महिलाएं सरपंच बन गई, स्वसहायता समूह में महिलाएं अर्न करने लगी, है ना,
बाहर निकल गई हैं महिलाएं, टीचर बन गई, नर्स बन गई, मैथानिन बन गई, बहुत कुछ। तो अब मुझे नहीं लगता खाने पर वो वेट करती होंगी कि हस्बैंड पहले खाएंगे। आपका क्या मानना है? सर कई जगह अभी भी ये चीज़ें चलती हैं, मैक्सिमम जगह भी सुधार हो चुका है सर, हम्म। पर कई जगह अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ओवरऑल ये जो कुपोषण वाला कारण है छत्तीसगढ़ में, इसको दूर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं? सर सुपोषण जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है वो है, और महतारी जतन योजना जो है वो एक सुपोषण के लिए है सर। ये सर इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, बता पाएंगे आप? सर बेसिकली इन सब में जो जैसे महतारी जतन योजना है, आंगनबाड़ी की बेसिकली जितने भी कुपोषण योजनाएं हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रही है सर। यहाँ पे इनको रेडी टू ईट मील प्रोवाइड किया जाता है। वो उनका निश्चित रहता है कि इतने कैलोरी कार्बोहाइड्रेट या वसा की मात्रा देना है, और उस आधार पर उनको प्रतिदिन प्रोवाइड किया जाता है सर। ठीक है। एसडीआर के सॉरी एसडीआई के बारे में कुछ जानकारी है? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर। क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है? सर जीवन प्रत्याशा, और जो स्कूल में बिताए गए समय और आने प्रत्याशित समय, और उसके अलावा जो है वो आय जो है व्यक्ति है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू बता पाएंगी? सर लास्ट ईयर का, लास्ट फाइनेंस ईयर का एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। अप्रॉक्स अराउंड 85,000 करोड़। 85,000 करोड़। सर एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा ठीक है। छत्तीसगढ़ की इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज का है? सर राजस्व आय है, और उसमें जो केंद्र से जो जीएसटी जो है वो जो प्राप्त होता है वो है सर। जीएसटी के तो सबसे ज्यादा वो हिस्सा है Okay. जीएसटी। ठीक है, आभार, डन।